Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to start second part of the chapter 17 stars and the solar system. So let's start the chapter. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था मून के बारे में, फेजेस ऑफ मून देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। वॉट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सीन इन द नाइट स्काई? क्या आपने कभी रात में स्काई पे देखा है कोई ऑब्जेक्ट? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। रात के समय स्काई पे बहुत सारी संख्या पे हमें स्टार दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करिए किसी डार्क नाइट पे या फिर किसी बिग सिटी से। ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? क्या सभी स्टार जो होते हैं वो इक्वली ब्राइट करते हैं, मतलब एक जैसे चमकते हैं? आर दे ऑफ द सेम कलर? और क्या सभी सेम कलर के दिखाई देते हैं? इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार? आपको पता ही होगा कि जो सन होता है वो भी एक स्टार है, लेकिन क्या आपने ये चीज़ सोचा है कि हमें वो अदर स्टार्स की अपेक्षा बहुत बड़ा क्यों दिखाई देता है? विच अपीयर बिगर अ फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यदि आप छोटा सा प्रैक्टिकल करें और बताएं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। यदि आप एक फुटबॉल लेते हैं और उसको आप अपने पास रखते हैं और एक फुटबॉल को अपने से 100 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, तो आपको कौन सी फुटबॉल जो है वो बड़ी दिखाई देगी? तो जाहिर सी बात है जो आपके नज़दीक होगी वही फुटबॉल आपको बड़ी दिखाई देगी। द स्टार्स आर द मिलियन ऑफ टाइम फार्दर अवे देन द सन, देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक अ पॉइंट। तो देखिए जो स्टार्स होते हैं वो हमारे सन से बहुत ज़्यादा मिलियन टाइम्स दूर होते हैं, इसलिए जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। द अर्थ नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। जो हमारे नियर का स्टार होता है उसे हम लोग अल्फा सेंचुरी बोलते हैं। इट इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40,000 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। देखिए जो हमारे सबसे पास का स्टार होता है उसे अल्फा सेंचुरी बोलते हैं और ये हमारे अर्थ से लगभग 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस में है, मतलब ये सबसे नज़दीक है। और जो स्टार हैं वो इससे भी दूर होते हैं। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन द किलोमीटर कन्वेंटली? क्या आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सम स्टार आर इवन फर्दर अवे, सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। देखिए जो बहुत लंबी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग किलोमीटर पे नहीं एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग लाइट ईयर पे एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और ये एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि 1 ईयर में लाइट के द्वारा ट्रेवल की जाती है 1 ईयर पे, जिसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको पता होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी सन की जो डिस्टेंस है, मतलब जो सन से लाइट आने पे हमारे अर्थ पे टाइम लगता है उसको हम लोग 8 मिनट मानते हैं। मतलब कि जो हमारे सन से जो लाइट निकलती है वो हमारे अर्थ तक आने पे 8 मिनट का टाइम लेती है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। तो अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 4.3 लाइट ईयर होती है। अब देखिए जो बूझो है वो ये सोच रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे। वो जानना चाहता है कि हमें जो स्टार हैं वो दिन के टाइम पे क्यों दिखाई नहीं देते हैं। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, और ये केवल हमें रात के टाइम पे ही विजिबल क्यों होते हैं।
In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. तो देखिए क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं वो डे टाइम पे भी स्काई पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें विजुअल नहीं होते, क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो स्टार की लाइट के कंपेरिजन पे ज़्यादा तेज होती है, जिसके कारण हमें स्टार की लाइट समझ में नहीं आती है. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 hours और मोर. तो आप स्काई पे किसी रात पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि बहुत सारे स्टार्स हैं या फिर बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है, उसको आप लगभग 2 या 2 से अधिक टाइम तक स्काई को देखिए. व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, क्या आप कुछ ऐसा चेंज पाते हैं कि स्टार जो है उनकी पोजीशन पे चेंज हो रहा है? यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो देखिए आप देखेंगे कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं. वाई डू स्टार्स अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेट अस फाइंड आउट. तो चलिए हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे कैसे मूव करते हैं. एक्टिविटी 17.4 को हम लोग देखते हैं. Stand in the center of big room and start rotating. In which direction will the object in the room appear to move? Do you see them मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन. तो आपको क्या करना है, आपको अपने हॉल पे एकदम सेंटर पे जाके खड़े हो जाना है. अपने रूम पे, जो बड़ा सा रूम हो वहाँ पे आपको सेंटर पे खड़े हो जाना है. फिर आपको रोटेट करना है, स्टार्ट करना है. तो सपोज आप इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आपके रूम की आसपास की जो चीज़ें हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे इस तरीके से मूव करेंगे. इसको आप करके देख सकते हैं. पहेली recalls that when she is in a moving train, the nearby tree and building appear to move in the backward direction. तो पहेली जो है वो इस चीज़ को रिकॉल कर रही है कि जब वो ट्रेन पे बैठती है तो आसपास के जो ट्री और बिल्डिंग है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करते हैं. आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि जब कभी आप ट्रेन पे बैठ के जाते हैं, सपोज आप ट्रेन में बैठ के इस तरह से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो जो ट्रेन की विंडो से आपको बाहर की चीज़ें जो दिखती हैं, ट्री वगैरह, हाउस वगैरह, तो वो ऐसे पीछे की ओर जल्दी जल्दी जाती हुई दिखाई देती है. आपने देखा होगा कि ट्रेन हमारी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है और हमको ऐसा लग रहा कि सारी चीज़ें बिल्कुल पीछे जा रही हैं. कहने का मतलब ये है कि हम जिस डायरेक्शन पे जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमें आसपास की चीज़ें जाती हुई दिखाई देती हैं. इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो देखिए इसका क्या मतलब है कि यदि स्टार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे रोटेट करती है. देखिए एक्चुअली यही चीज़ होता है. फिर यहाँ पे जो बूझो है, नाउ एंड आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपेयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. तो देखिए यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमें स्टार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट क्यों जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है, आपने ये छोटी क्लास से पढ़ा है, जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे मूव करती है. तो इसीलिए जो हमारे अर्थ की बाहर की जो आसपास की चीज़ें हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे जाती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, आप जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं जो आसपास की चीज़ें हैं आपको उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करती दिखेंगी. तो जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे, है ना. इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे. तो ये क्या होता है, हमें जो आसपास की चीज़ें हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे दिखाई देता है. आप लोगों को ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा. ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट. तो देखिए इस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे मूव करती है, और जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे मूव करते हुए दिखाई देते हैं. My grandfather told me that there is a one star in the sky which does not move at all. How it is possible? तो जो पहेली है वो ये कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है कि एक ऐसा स्टार है जो स्काई पे बिल्कुल भी मूव नहीं करता है. हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पे
ये बताया जा रहा है देयर इज एक्चुअली अ स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो बिल्कुल सही बताया है उसके ग्रैंडफादर ने कि एक ऐसा भी स्टार होता है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन पे सिचुएटेड होता है और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, और उसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पिक्चर पे दिखाया गया, ये एक्सिस है हमारे अर्थ की, ये और ये एक्सिस पे ही स्थित है पोल स्टार, और ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, ये हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कैन यू सी सम स्टार फॉर्मिंग ग्रुप विथ शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। देखिए यहाँ पे 17.11 फिगर में ये कुछ शेप बनाए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्काई पे जब देखेंगे तो आपको जो स्टार्स हैं वो आपको फिगर 17.11 में से कोई एक शेप में दिख सकते हैं। मतलब जब आप कभी स्काई पे स्टार्स को देखेंगे तो आपको इस तरीके से जो स्टार्स है वो इस टाइप की शेप में दिखाई देते हैं। The star forming a group that has recognizable shape is called a constellation। तो देखिए स्टार का एक ऐसा ग्रुप जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टलेशन वर डिवाइस्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज stars in the sky. The shape of constellation resembles object familiar to those people. You can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know that a particular constellation look like and where to look for it in the sky. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्काई पे इजीली ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच कैन यू सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज अर्सा मेजर। तो देखिए आप बहुत कॉमन सी कॉन्स्टलेशन है जिसे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली अ समर टाइम, है ना। तो समर के टाइम पे आप स्पेशली इसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका नाम है अर्सा मेजर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बिग डिपर, द ग्रेट बियर ऑन द सप्तरिफी। देखिए इसके कई नाम हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है फर्स्ट वाली फिगर में, ग्रेट बियर। तो ये इस तरह की होती है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, अर्सा मेजर इसी का नाम है, इसी को बिग डिपर बोलते हैं, इसी को ग्रेट डिपर और इसी को सप्तऋषि। आई नो आप लोग सप्तऋषि का नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, आपके घर में भी बहुत सारे लोग सप्तऋषि के बारे में बात करते होंगे। ये इस टाइप का होता है, जैसे इसमें ना 7 स्टार्स का ये ग्रुप होता है, तो जो 4 स्टार्स होते हैं वो इस तरीके से इसमें ज्वाइन रहते हैं, ये इस टाइप से, और जो 3 स्टार्स हैं वो यहाँ और यहाँ इस तरीके से ये जुड़े होते हैं, ऐसा। मतलब ये जो लाइन है वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहती है इस टाइप से, जैसे इस फिगर में बताया गया है। तो इस टाइप सा ये होता है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन, इट अपेयर लाइक अ बिग लैडर और अ क्वेश्चन मार्क। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, इसका जो शेप होता है वो लैडल शेप का होता है, क्वेश्चन मार्क की तरह ये नज़र आता है, और जो इसके स्टार्स हैं 4 स्टार्स उसके बाउल पे होते हैं, और जो 3 हैं वो हैंडल ऑफ द लैडल पे होते हैं। In all ancient cultures where interesting mythology story have been associated with the various constellation। एक्टिविटी 17.7 में यहाँ पे बताया गया है, 17.7 नहीं बल्कि 17.6, इसको हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द इट्स शेप। क्या आप कॉन्स्टलेशन को ऑब्जर्व करिए कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक, आप देखेंगे कि क्या उसके शेप में कोई चेंज होता है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, क्या इसकी पोजीशन पे कोई चेंज होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन रिमेन द सेम, क्या सभी कॉन्स्टलेशन का शेप जो होता है वो एक जैसा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे यही एक्टिविटी 17.7 और 17.8 में यही पोल स्टार और अर्सा मेजर को ही ब्रीफ से समझाया गया है, तो इसको आप लोग खुद देखिएगा। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम।
देखिए अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन एंड द celestial bodies which revolve around it from the solar system। देखिए क्या होता है सोलर सिस्टम में, जो सन है और अदर सेलेस्टियल बॉडी है वो रिवॉल्व करती रहती हैं, जिससे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। तो देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बहुत सारी बॉडी से मिलके बना होता है, जैसे प्लैनेट हो गया, कॉमेट हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, मीटियोर्स हो गया। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड इट। देखिए जो सन है और जो ये सब और अदर ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण ये सभी प्लैनेट हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए, ये अपने ही अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। आप ये जैसा कि जानते ही होंगे, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्विंग करती है। इट इज़ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ अ प्लैनेट। ये एक प्लैनेट है और सोलर सिस्टम की मेंबर है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरीके से 7 और भी प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड पे रिवॉल्विंग करते रहते हैं। द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो देखिए इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बताया जा रहा है सभी प्लैनेट का, कि हमारे यहाँ 8 प्लैनेट है जो सन से जितनी सबसे नज़दीक डिस्टेंस, सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट है वो है मरकरी, उससे ज़्यादा दूर हो गया वीनस, अर्थ, मार्स। इस तरह से इसका सीक्वेंस यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे आपको फिगर पे दिखाया जा रहा है। ये बीच में होता है सन, फिर इसके जो थोड़ा सा पास में है वो मरकरी, फिर इससे और दूर है थोड़ा सा अर्थ, फिर इसी तरीके से यहाँ पे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सबसे लास्ट में जो है वो नेपच्यून। तो इस तरीके से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से सभी प्लैनेट जो है वो अपने अपने अराउंड में, मतलब सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करते रहते हैं। अब ये जो बूझो है वो बोल रहा है, आई हैव रेड दैट देयर आर 9 प्लैनेट इन देयर सोलर सिस्टम। तो बूझो जो है वो कह रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम पे जो है वो 9 प्लैनेट होते हैं। डिड यू नो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो देखिए 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होते थे। प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो प्लूटो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर का प्लैनेट है। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU adopted a new definition of planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system। तो देखिए 2006 में IOU के द्वारा इस चीज़ को बताया गया कि जो प्लूटो है उसकी डिस्टेंस चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमारे प्लैनेट के लिए सुटेबल नहीं है और उसको अलग कर दिया गया हमारे सोलर सिस्टम से। तो इस तरीके से अब हमारे जो सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट है वो हैं 8। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो चलिए हम लोग सोलर सिस्टम के सभी मेंबर के बारे में पढ़ते हैं। द सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। देखिए जो सन है वो हमारे सबसे नियरेस्ट का स्टार है, सबसे पास का स्टार है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, लाइट और हीट को एमिट करता है, निकालता रहता है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सन है वो हमारे अर्थ पे बहुत बड़ा एनर्जी का क्या होता है, सोर्स होता है। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट। तो जो सन है इस तरीके से वो हमारे अर्थ पे बहुत बड़ा सोर्स होता है और ये सभी प्लैनेट के लिए रहता है, हीट और लाइट का बहुत बड़ा सोर्स होता है। नेक्स्ट है प्लैनेट। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। देखिए जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार की तरह होते हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। तो जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। क्या आप प्लैनेट और स्टार के बीच में कोई डिफरेंस बता सकते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। तो देखिए सिंपल सा मेथड है स्टार और प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने का, कि जो स्टार्स होते हैं वे ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन
पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार, और ये जो होते हैं पोजीशन को चेंज करते हैं स्टार के रिस्पेक्ट में। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनाइट पाथ इन द इट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए जो प्लैनेट है इसका एक डेफिनेट पाथ होता है जो कि सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करते रहते हैं। द पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और इस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए जो एक प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। और ये जो डिस्टेंस है, जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि किसी प्लैनेट की सन से कितनी डिस्टेंस है। सपोज कोई प्लैनेट जैसे मरकरी हो गया सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होगा वो बहुत कम होगा, और कोई ऐसा प्लैनेट जैसे नेपच्यून हो गया वो सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बूझो जो है वो सोच रहा है, आई वॉन्डर वाई द प्लैनेट डू नॉट कोलाइड वेयर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो बूझो है वो ये सोच रहा है कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि जो प्लैनेट हैं वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं जब वो सन की रिवॉल्विंग करते हैं, मतलब आपस में टकराते क्यों नहीं। भाई सभी प्लैनेट जो है वो सन की रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आती है कि सभी प्लैनेट जो हैं एक दूसरे से कोलाइड करें, वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। देखिए फिर यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है जो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। तो देखिए यहाँ पे एक टॉप जो है वो घूम रहा है, बता रहा है कि सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्विंग करते हैं। तो प्लैनेट क्या करते हैं अपनी एक्सिस के अलोंग पे, जैसे टॉप है वो अपने एक्सिस के अलोंग पे घूम रहा है उसी तरीके से घूमते हैं। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन। और जो हमारा प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस पे एक रिवॉल्यूशन एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन। तो देखिए जब हमारा जो प्लैनेट होते हैं ना वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं तो उसको रोटेशन बोला जाता है, और जब वो सन के अराउंड में घूमते हैं तो उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इस चीज़ को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। Some planets are known to have moon satellite revolving around them. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. तो देखिए जो कुछ प्लैनेट होते हैं उसके क्या होते हैं, कुछ मून होते हैं है ना, या फिर उन्हीं को सैटेलाइट भी बोलते हैं, जो कि उनके रिवॉल्विंग करते हैं, उनके मतलब चारों तरफ घूमते हैं। मतलब जो मून या सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो किसी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ घूमती है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे पहेली सोच रही है कि जैसे अर्थ जो है वो हमारे सन के अराउंड में घूमती रहती है तो क्या अर्थ हमारी सन की सैटेलाइट हुई। फिर इसमें बताया जा रहा है द अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन। तो अर्थ को हम लोग सैटेलाइट ऑफ द सन भी कह सकते हैं। दाओ जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, और जनरली हम लोग इसको लेकिन क्या बोलते हैं कि सन का प्लैनेट है। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हम लोग किसको बोलते हैं सैटेलाइट, जो कि कोई बॉडी किसी प्लैनेट की रिवॉल्विंग घूमती है ना। देखिए जो सन है, सन क्या है, स्टार है ना, वो कोई प्लैनेट तो है नहीं, लेकिन हम लोग सैटेलाइट किसको बोलते हैं, जो प्लैनेट की रिवॉल्विंग करता है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है ना। तो हम सन को, अर्थ को सन का सैटेलाइट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सन जो है वो प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है। तो स्टार के जो चारों तरफ घूमता है वो प्लैनेट होता है, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है वो सैटेलाइट होता है। इसलिए हम लोग अर्थ को सन का सैटेलाइट नहीं बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। जबकि जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसलिए हम लोग उसको अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है उनको।
तो हम लोग बाकी अदर प्लेनेट के बारे में इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो पार्ट 3 में बनाऊंगी उसमें आप लोग नेक्स्ट इसमें चैप्टर के बारे में नेक्स्ट जो प्लैनेट्स हैं पूरे, और इसके अलावा एस्ट्रॉयड है ना, और मेटियोर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो सब हम लोग 3rd वीडियो में देखेंगे। ओके, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।